साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देख रहे हैं। तो विजन आईएएस का जो टेस्ट नंबर 4 है, उसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और इसको 2 पार्ट में कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने 50 प्रश्न किए थे और इस सेकेंड पार्ट में हम लोग जो बाकी के 50 प्रश्न हैं उनको यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से पहले देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें 51 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न महाद्वीपों में खनिजों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह कथन पूरी तरीके से सही है। दूसरा, अफ्रीका विश्व में हीरे और सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह भी सही है, क्योंकि अफ्रीका जो है खनिज संसाधनों में समृद्ध है और वह हीरा, सोना और प्लेटिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं तीसरा, अंटार्कटिका में वाणिज्यिक मात्रा में खनिज निक्षेप उपलब्ध नहीं है। तो ये कथन आपका गलत है। तो पहला दूसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अंटार्कटिक क्षेत्र में जो है लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल जो है वो वाणिज्यिक मात्रा में वहां उपलब्ध है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजातीय और क्षेत्र दिया गया है। तो देखिए, जो याकुत जनजाति है, याकुत जनजाति जो है ये आपकी कहां पे है? ये साइबेरिया मूल का एक जन समुदाय है। ठीक है, मतलब ये साइबेरिया में पाई जाती है, ना कि कांगो बेसिन में। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। सेमोयड ये आपके सेमोयडिक भाषा बोलते हैं, जो यूराली परिवार का हिस्सा है और यह एक भाषाई समूह ना होकर के एक जातीय सांस्कृतिक समूह है। और ये आपके कहां पाए जाते हैं? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। तो ये दूसरा वाला आपका सुमेलित है। तुआरेंग की बात करें तो तुआरेंग जो है ये सहारा के जो मरुस्थल है वहां पे ये लोग पाए जाते हैं और ये वहां के सहारा के तुआरेंग ऊंट सवार होते हैं और जरीबा घास में रहते हैं। तो ये आपका तीसरा वाला भी सही नहीं है। तो केवल कौन सही है? केवल दूसरा वाला सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। पहला, विश्व की जनसंख्या ने 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया था। तो यह कथन आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि यदि हम देखें तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या 1 बिलियन तक पहुंचती है, जबकि वर्ष 1750 के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय होता तो विश्व की जनसंख्या जो थी वो 550 मिलियन थी। ठीक है, इसलिए पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, वर्तमान में सभी महाद्वीपों की तुलना में अफ्रीका की जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो उच्चतम है। यहां की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2.49% है। और सबसे कम देख कहेंगे तो यूरोप की जो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, 0.06% है। तो इस प्रकार से आपका पहला कथन गलत है, दूसरा वाला आपका सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। एक फैक्ट और याद रखिएगा कि विश्व की जनसंख्या को 6 अरब से 7 अरब, वर्तमान में आपकी 7 अरब करीब, वर्तमान में करीब 8 अरब जनसंख्या है। ठीक है, तो 6 अरब से 7 अरब तक पहुंचने में केवल 12 वर्ष लगे हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 54 पे देखते हैं। तो देखिए, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको शॉर्ट में आयुषियन कहते हैं, और निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है? तो इसको देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यूनेप, ये सही हो जाएगा। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनेप और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुषियन के द्वारा प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2010 में हुए जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में देशों द्वारा सहमत महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की दिशा में विश्व में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व में खनिज वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज समृद्ध क्षेत्र दिए गए हैं और देश, इनको हमें सुमेलित करना है। तो यहां पर देखिए, रूर जो खनिज समृद्ध क्षेत्र है ये आपका इस्पात उत्पादन से संबंधित है। ये आपका कहां पे है? जर्मनी में है। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% जो है वो रूर क्षेत्र से प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग जो है ये भी आपका किससे संबंधित है? लौह इस्पात के उत्पादन संबंधित संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है।
अब वर्तमान में पिट्सबर्ग का क्षेत्र का जो महत्व है वो घट रहा है, इसलिए इसे यूएस का जंग का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। शेफील्ड की बात करें तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम में स्थित इस प्रमुख इस्पात केंद्र है। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों यहां पर सुमेलित हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में अनाज के शस्य प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के आधे से अधिक भाग पर अनाज बोया जाता है। ठीक है, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54%, मतलब आधे से अधिक भाग पर अनाज बोए जाते हैं। तो पहला कथन गलत हो गया, सही हो गया। दूसरा, गेहूं की कृषि का क्षेत्रफल चावल की कृषि के क्षेत्रफल से अधिक है, ये गलत है, क्योंकि भारत में अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन जो है वो चावल है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 1/4 भाग पर, मतलब 25% भाग पर जो है चावल बोया जाता है, जबकि गेहूं जो है कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर बोया जाता है। इसलिए पहला कथन यहां पर सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयु लिंग पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सामान्यतः विकासशील देशों के व्यापक आधार वाले त्रिभुजाकार पिरामिड होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, घंटी के आकार का पिरामिड इंगित करता है कि जनसंख्या लगभग स्थिर है, यह भी सही है। तीसरा, जापान जैसे देशों के पिरामिड का आधार संकीर्ण है, यह भी सही है। तो तीनों कथन यहां पर सही है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लीजिए, ये आपको हर एग्जाम में यूजफुल रहेगा। तो देखिए, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड आयु वर्गों एवं लिंग द्वारा जनसंख्या के वितरण का एक आरेखीय चित्रण है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग, मान लीजिए पिरामिड है, तो प्रत्येक आयु वर्ग का जो बायां भाग होगा ये आपका दायां है, राइट है, ये आपका लेफ्ट है। तो जो बायां भाग होगा वो पुरुषों के लिए पुरुषों का परसेंटेज, तथा जो दायां भाग है वो फीमेल के परसेंटेज को दर्शाता है। सामान्यतः 3 प्रकार के आयुलिंग पिरामिड होते हैं। पहला जो होता है वो विस्तारित होती जनसंख्या के लिए होता है, दूसरा स्थिर जनसंख्या के लिए, और तीसरा ह्रासमान जनसंख्या के लिए, क्षयित होती हुई जनसंख्या के लिए। तो सबसे पहले यदि विस्तारित होती जनसंख्या की बात करें तो इनसे विस्तृत आधार वाले त्रिभुजाकार पिरामिड का निर्माण होता है, जैसा कि आपका पहले वाले में कहा गया है। इनमें उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए आधार बेस क्या होगा, बेस जो है वो ज्यादा विस्तारित होगा। अधिकांश विकासशील देशों में उच्च जन्म दर पाई जाती है तथा ये देश इसी आकार वाले पिरामिड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि नाइजीरिया, पाकिस्तान इत्यादि है। अब दूसरे वाले प्रकार पे चलते हैं, स्थिर जनसंख्या। तो इनसे घंटी, जो आप घंटी देखते होंगे, घंटी के आकार, घंटी कुछ ऐसे होती है, ऊपर यहां पे कुछ ऐसे गोल सा होता है, तो इनसे घंटी के आकार के पिरामिड का निर्माण होता है, जो शीर्ष की ओर सुंडाकार, ये आपका सुंडाकार होता जाता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है, जैसा कि आपका कथन 2 में कहा गया है। अब तीसरा जो है ह्रासमान जनसंख्या। इनसे ऐसे पिरामिड का निर्माण होता है जिसका संकीर्ण आधार जो होता है बेस, ये संकीर्ण हो जाता है, और सुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है। जन्म दर भी निम्न होती है और मृत्यु दर भी कम होती है। यह जापान, जर्मनी जैसे विकसित देशों की विशिष्टता है, ये तीसरे में बताया गया है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में मैंगनीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, ये जो 3 कथन दिए गए हैं, पहला है, यह लौह मिश्र धातुओं के विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला वाला आपका सही हो गया, क्योंकि मैंगनीज जो है वो प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है, यह प्रायः लोहे के साथ संयोजन में पाया जाता है। दूसरा, मैंगनीज निक्षेप मुख्य रूप से धारवाड़ भूगर्भिक शैल संरचना से संबंध है। तो यह कथन भी आपका सही है, क्योंकि मैंगनीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम से संबद्ध है। तीसरा, उड़ीसा जो है देश में सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन करता है, यह कथन भी सही है, क्योंकि उड़ीसा मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। इसके बाद आपका कर्नाटक आता है, महाराष्ट्र है, ये सभी भी मैंगनीज के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे तीनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59।
विश्व के व्यस्तम व्यापारिक मार्गों के संदर्भ में बृहद ट्रंक मार्ग किसका भाग है? बृहद ट्रंक मार्ग किसका भाग है? तो ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। उत्तरी अटलांटिक महासागर विश्व के औद्योगिक दृष्टि से विकसित दो क्षेत्रों, पहला उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा उत्तर पश्चिमी यूरोप, इसको आप मैप में एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, को जोड़ता है। इस मार्ग पर विदेश व्यापार शेष विश्व के संयुक्त व्यापार से अधिक है। विश्व का एक चौथाई विदेशी व्यापार इसी मार्ग द्वारा परिवहित होता है, इसलिए यह विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है। दूसरे अर्थों में इसे बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर अटलांटिक महासागर को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। हाल ही में घटित हुई सुपर ब्लड मून की घटना के लिए निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों को अनुकूल होना चाहिए? तो देखिए, पहला, चंद्रमा को पूरी तरह पृथ्वी के छाया क्षेत्र में स्थित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चंद्रमा और पृथ्वी को यथासंभव निकट होना चाहिए, यह भी सही है। तीसरा, यह पूर्णिमा की रात को होनी चाहिए, यह भी सही। तीनों के तीनों यहां पर सही हैं। देखिए, वर्ष 2021 का प्रथम चंद्रग्रहण जो है वो 26 मई 2021 को घटित हुआ था। यह एक सुपर लूनर घटना थी, क्योंकि सुपर मून, चंद्रग्रहण और रेड ब्लड मून की घटना एक साथ घटित हुई थी। इसे सुपर ब्लड मून कहा गया, जो पूर्ण चंद्रग्रहण और सामान्य से अधिक चमकदार सुपर मून का संयोजन था। इस घटना को घटित होने के लिए कुछ परिस्थितियों को अनुकूल होना चाहिए। जैसे पहला, सुपर मून तब घटित होता है जब पूर्णिमा या अमावस्या का चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम बिंदु, जिसे उपभू कहते हैं, क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं हिंदी में, के सन्निपतित होता है, मतलब निकट होता है। दूसरा, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। जब ये मान लीजिए पृथ्वी है और सूर्य और चंद्रमा, ये आपका सूर्य हो गया और ये चंद्रमा हो गया, तो सूर्य और चंद्रमा जब पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो अमावस्या होती है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की विपरीत दिशा में होते हैं, मतलब ये चंद्रमा जो है आपका यहाँ आ जाए और सूर्य इधर रहे, तो विपरीत दिशा में हो गए तो पूर्णिमा होती है। चंद्र ग्रहण जो है केवल पूर्णिमा इस अवस्था में होता है, जब एक तरफ सूर्य होता है, एक तरफ चंद्रमा होता है, तो चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही घटित हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखिएगा कि ब्लड मून जो है तब घटित होता है जब पृथ्वी का चंद्रमा मतलब चंद्रमा का पूर्ण चंद्रग्रहण में होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये जो 5 कारक दिए गए हैं, प्राकृतिक आपदाएं, नियमित कार्य की उपलब्धता, निर्धनता, कृषि कार्य पर जनसंख्या का अधिक दबाव, स्थानीय संघर्ष, उपरोक्त कारकों में से कौन से भारत में प्रवासन के प्रतिकर्ष कारकों के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? प्रतिकर्ष कारक मतलब इंग्लिश में कहते हैं पुश फैक्टर। तो देखिए, प्रवास के लिए 2 फैक्टर कार्य करते हैं, एक होता प्रतिकर्ष कारक जिसे पुश फैक्टर कहते हैं, दूसरा होता अपकर्ष कारक पुल फैक्टर होता है। तो इसकी चर्चा हम लोग जो है पहले वीडियो में एक प्रश्न के तहत कर चुके हैं। तो यहां पर हम लोग बात करें तो इसमें आपका जो नियमित कार्य की उपलब्धता है ये आपका अपकर्ष कारक है, पुल फैक्टर है, ना कि प्रतिकर्ष कारक। इसके अतिरिक्त सभी प्राकृतिक आपदाएं, निर्धनता, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, स्थानीय संघर्ष अर्थात 1, 3, 4, 5 ये आपके प्रतिकर्ष कारक हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जल संभर प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जल संभर के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, समुदाय की भागीदारी जल संभर प्रबंधन की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो यहां पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन और संरक्षण से है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हेलोक्लास्टी शब्द का सही वर्णन करता है? तो इसमें देखिए डी ऑप्शन पढ़िए, लवण क्रिस्टलों के विकास द्वारा उत्प्रेरित सेल अपक्षय, इसे क्या कहते हैं? हेलोक्लास्टी कहते हैं। संदर्भ क्या है कि हालिया शोधों से पता चला है कि इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर स्थित गुफाओं में 45,000 से लेकर 20,000 वर्ष पूर्व के प्लीस्टोसीन युग की शैल चित्रकारी का अपक्षय हो रहा है। तो इसी के संदर्भ में हेलोक्लास्टी चर्चा में है। तो हेलोक्लास्टी एक प्रकार का भौतिक अपक्षय है, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का भौतिक अपक्षय है जो लवण क्रिस्टलों में वृद्धि के कारण होता है। यह प्रक्रिया सर्वप्रथम तब शुरू होती है जब लवणीय जल रिस कर दरारों में पहुंच जाता है और लवण के क्रिस्टल को वहां निक्षेपित करते हुए वाष्पीकृत हो जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कायिक घनत्व
शब्द का सही रूप से व्याख्या करता है। तो इसमें आप सी ऑप्शन पढ़िए। यह किसी देश की कुल जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र के अनुपात को संदर्भित करता है। मतलब कायिक घनत्व क्या होगा? कुल जनसंख्या बटा के निवल कृषि क्षेत्र होता है। यदि इसे सेंटेंस में कहें तो कायिक घनत्व निवल कृषित भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को संदर्भित करता है। यह किसी देश की खाद्य उत्पादन क्षमता और इस पर पड़ने वाले मानवीय दबावों का एक आधारभूत संकेतक है। वहीं एक वर्ड और आता है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में क्या होता है? ये कुल कृषि जनसंख्या बटा के निवल कृषि क्षेत्र, या कह सकते हैं कुल कृषि जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र का अनुपात होता है। ये वाला जो आपका डी ऑप्शन में दिया है ये आपका क्या है? कृषि घनत्व है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी क्षेत्र में जनसंख्या के उच्च घनत्व को बढ़ावा देते हैं? तो देखिए इसमें कौन से कारक हैं? आपका नदी घाटियां, खनिज समृद्ध क्षेत्र और नगरीकरण ये देते हैं। पर्वत श्रृंखलाएं और चोटियां ये इसके तहत नहीं आते क्योंकि ये कठिनाई वाले क्षेत्र होते हैं, तो यहां पे विरल जनसंख्या होगी। तो आपका पहला, तीसरा और चौथा अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 66। पेट्रोलियम के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अपरिष्कृत पेट्रोलियम तृतीय काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। सही है। दूसरा कथन, विश्व के आधे से अधिक प्रमाणित तेल भंडार उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। तो ये वाला कथन आपका सही नहीं है क्योंकि विश्व का आधे से अधिक प्रमाणित तेल भंडार मध्य पूर्व में स्थित है। ठीक है, कहां पर है? मध्य पूर्व में। तो दूसरा वाला गलत है। मध्य पूर्व के बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्व सोवियत संघ के अधिग्रहण वाले क्षेत्र आते हैं। तो यहां पर पहला सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा और चीज देख लीजिए। अपरिष्कृत पेट्रोलियम जो है वो तृतीय काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह तब विकसित होता है जब बड़ी मात्रा में मृत जीव, सामान्यतः जू प्लैंकटन और शैवाल, तलछट चट्टानों के नीचे दब जाते हैं और उन पर बहुत अधिक तापमान और दबाव पड़ता है। पेट्रोलियम को जो है काला सोना या तरल सोना भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, यह एक घुमंतू जनजाति है, पैराग्राफ है, जो कभी पूर्वी अफ्रीका के मध्य उच्च भूमि पर विचरण करते थे, परंतु अब मुख्य रूप से केन्या और तंजानिया में कुछ वर्ग मील के भूभाग तक ही सीमित रह गए हैं। इनके द्वारा पाले गए मवेशियों में कुबड़ और लंबे सींग वाले जेबू मवेशी होते हैं। प्रत्येक परिवार मवेशियों को पालता है। ये अपने मवेशियों का रक्त और दूध पीते हैं, परंतु मांस के लिए इनका वध नहीं करते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में किस जनजाति को संदर्भित करता है? तो ये मसाई जनजाति को संदर्भित करता है। मसाई जनजाति एक घुमंतू जनजाति है जो कभी पूर्वी अफ्रीका के मध्य उच्च भूमि में अपने मवेशियों के झुंड के साथ विचरण करते थे। अब ये मुख्य रूप से केन्या और तंजानिया के कुछ वर्ग मील के भूभाग में सीमित रह गए हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो पिग्मी है, पिग्मी ये अफ्रीका में कांगो बेसिन के अत्यंत छोटे कद के लोग हैं। दूसरा, एस्किमो की बात करें तो ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और अलास्का के भूभाग पर यह निवास करते हैं। लैप्स की बात करें तो लैप्स जो है अज्ञात मूल के सशक्त लोग हैं जो अब तक यूरोपीय सभ्यता के उत्तरी छोर पर अपनी जाति, भाषा और अपनी संस्कृति के तत्वों को संरक्षित करने में कामयाब रहे हैं। इन्हीं का एक प्रकार होता है या सामी, जिन्हें प्राय लैप्स के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्वे के तटों से रूस में कोला के प्रायद्वीप तक फैले हुए एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में रहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास के प्रतिकूल प्रभाव है? तो कौन से प्रतिकूल प्रभाव? देखिए, प्रवासियों के मूल स्थान और गंतव्य स्थान पर लिंगानुपात में असंतुलन उत्पन्न होना, सही बात है। प्रवासियों के गंतव्य स्थान पर असामाजिक गतिविधियां बढ़ना, यह भी सही बात है। तीसरा, प्रवासियों के गंतव्य स्थान पर बस्तियों का अनियोजित विकास होना, ये तीनों के तीनों ही प्रतिकूल प्रभाव के तहत आते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुद्रा तिजोरी, करेंसी चेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, मुद्रा तिजोरी में मौजूद मुद्रा संबंधित बैंकों की होती है, तो यह कथन सही नहीं है। दूसरा, मुद्रा तिजोरी की सुरक्षा उस बैंक की जिम्मेदारी है जिसमें तिजोरी स्थित है, ये वाला सही है, इसलिए यहां पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मुद्रा, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में चंडीगढ़ में एक्सिस बैंक के मुद्रा तिजोरी, करेंसी चेस्ट से लगभग 4 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। मुद्रा तिजोरी की बात करें तो यह एक ऐसा स्थान है जहां भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई जो है
बैंकों और एटीएम के लिए रखी गई मुद्रा का भंडारण करता है। ये तिजोरियां सामान्यतः विभिन्न बैंकों के परिसर में स्थित होती हैं, किंतु आरबीआई द्वारा प्रशासित होती हैं। मुद्रा तिजोरी की सुरक्षा उस बैंक की जिम्मेदारी है जिसमें तिजोरी स्थित है। आरबीआई निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंक को सुरक्षा खर्चों की प्रतिपूर्ति करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पर स्थित हैं? देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 जो है ये कोट्टपुरम से कोल्लम तक विस्तृत है। कोट्टपुरम से कोल्लम तक विस्तृत है। इसमें चंपाकार नहर और उद्योग मंडल नहर के साथ पश्चिमी तट नहर का 168 किलोमीटर क्षेत्र भी स्थित है। ठीक है, इसके मार्ग में आपका कोच्चि, अलपुझा, कोल्लम, कोट्टपुरम आते हैं, परंतु जो तिरुवनंतपुरम है ये कोल्लम से करीब 65 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, ये इसलिए इसमें नहीं शामिल है। तो आपका 1 2 3 4 5 को छोड़ दीजिए, सी ऑप्शन। विभिन्न खनिजों की प्राप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है धात्विक खनिज सिराओं और जमा से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, कोयला मुख्य रूप से घाटे के तल की रेत में जलोढ़ निक्षेप से प्राप्त होती है, ये कथन जो है आपका सही नहीं है। तो पहला सही, दूसरा वाला गलत है। तीसरा, बॉक्साइट का निर्माण या सांद्रण लंबे समय तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो यहां पर जो है तीसरा कथन यह भी सही नहीं है। तो इस प्रकार से केवल यहां पर पहला कथन आपका सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ अन्य चीजों की बात करें तो देखिए, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों एवं बिदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव जो है सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे टीन, तांबा, जस्ता एवं सीसा आदि सिराओं और जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कोयले का निर्माण लंबे समय तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के परिणाम स्वरूप हुआ है, इसलिए जो पहला वाला है वो सही नहीं है। दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। इसके अतिरिक्त खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि में धरातली चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपर्दन के पश्चात अयस्क युक्त अवशिष्ट चट्टानें शेष रह जाती हैं। इसी प्रक्रिया से बॉक्साइट का निर्माण होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या के वृद्धि होने की घटना अधिक सामान्य है, गलत है, ये उल्टा है। दूसरा, विकसित देशों में जन्म दर में कमी के कारण जनसंख्या में बच्चों के अनुपात में गिरावट आई है, तो ये कथन सही है। तो इसलिए आपका पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो देखिए, जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वृद्ध लोगों का अनुपात बढ़ जाता है। इसे जननांकीय का वृद्ध होना या डेमोग्राफिक एजिंग या जनसंख्या के वृद्ध होने, पॉपुलेशन एजिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है। अधिकांश विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा अर्थात लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि और जन्म दर में कमी के कारण उच्च आयु समूह की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए विकसित देश जनसंख्या के वृद्ध होने का अनुभव कर रहे हैं। विगत कुछ दशकों में विकसित देशों ने विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणों से जन्म दर में कमी का अनुभव किया है। कुछ महत्वपूर्ण है जैसे कि महिलाओं की शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, एकल परिवार, गर्भ निरोधकों तक पहुंच, बच्चे के पालन पोषण में आर्थिक लागत इत्यादि। परिणाम स्वरूप इनकी समष्टि में बच्चों के अनुपात में गिरावट आई है। इसके उदाहरणों में जापान, इटली, जर्मनी आदि देश सम्मिलित हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 73 पे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। यह क्षेत्र जो है जैतून और अंजीर का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है ये फलोत्पादन कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अधिकांश खट्टे फल, जैतून और अंजीर की विश्व आपूर्ति विशेष रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र से की जाती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में विशेष जलवायु विशेषताओं के कारण फल कृषि या फ्रूट कल्चर दीर्घकाल से एक पारंपरिक भूमध्य क्षेत्रीय व्यवसाय रहा है। वहीं दूसरा, अंगूर की कृषि इस क्षेत्र की विशेषता है। अंगूर कृषि जिसे बीटी कल्चर कहते हैं, यह भूमध्य सागरीय की विशेषता है। यह अत्यधिक गहन कृषि है जिसमें न केवल नमी, तापमान और मृदा की अच्छी स्थिति की आवश्यकता होती है, बल्कि उच्च गुणवत्ता के अंगूर प्राप्त करने के लिए इनकी व्यक्तिगत देखरेख भी आवश्यक होती है। वहीं तीसरा देखें, चावल इस क्षेत्र में उगाया जाने वाला प्रमुख खाद्यान्न, नहीं चावल नहीं, गेहूं है, ठीक है। तो तीसरा वाला गलत है, तो पहला और दूसरा ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है,
हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा से होकर गुजरती है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन भारत की प्रथम अंतरराज्यीय क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। उत्तर प्रदेश में उर्वरक कंपनियों को गैस की आपूर्ति करने के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड अर्थात गेल, GAIL गेल के गठन के पश्चात 1986 में यह परियोजना शुरू हुई थी। यह पाइपलाइन गुजरात के हजीरा से, मध्य प्रदेश के विजयपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाती है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, विश्व के औसत लिंगानुपात के अनुसार विश्व में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या अधिक है। तो यह कथन आपका गलत है। दूसरा, विश्व के आधे से ज्यादा देशों में स्त्रियों के लिए श्रेष्ठतर लिंगानुपात है। यह वाला कथन सही है। तो यहां पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, किसी देश में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या एक महत्वपूर्ण जननांकी विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार विश्व का लिंगानुपात प्रति 1000 स्त्रियों पर जो पुरुष है वो 1016 पुरुष हैं। इसलिए विश्व लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल नहीं है। लगभग 125 देशों में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या अधिक है। इसलिए पहला ऑप्शन गलत, पहला कथन गलत है, दूसरा वाला सही है। कतर में लिंगानुपात की स्थिति विश्व में सबसे खराब है, जबकि नेपाल में लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। दालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये फलीदार फसल है जो नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती है। सही बात है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 25% भाग दालों के अधीन है। 25% नहीं बल्कि 11% भाग दालों के अधीन है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। यहां पे यह भी फैक्ट याद रखिएगा कि भारत विश्व में दालों का अग्रणी उत्पादक देश है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन के पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। इसके अतिरिक्त शुष्क भूमि की वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है तथा इसमें वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। चना और अरहर भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दालें हैं। तो यहां पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो इसमें केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप समूह ये तीनों शामिल है। चंडीगढ़ में कितना है? यहां पर 85 से लेकर 90% के मध्य में है। ठीक है। और भारत में कुल साक्षरता दर कितनी रही है? 74.04%। और महिलाओं की इसमें कितनी है? 65.46%। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, अर्थात आपका ए ऑप्शन यहां पर सही है, चंडीगढ़ वाला नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तृतीय क्रियाकलाप भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण और मूर्त वस्तुओं के उत्पादन में प्रत्यक्षता सम्मिलित होते हैं। तो आपका पहला कथन जो है वो सही नहीं है। अभी देख लेते हैं क्यों सही नहीं है। दूसरा देखते हैं, निर्णयकर्ताओं या नीति निर्माताओं के उच्चतम स्तर चतुर्थ क्रियाकलापों का निष्पादन करते हैं। तो यह भी कथन आपका सही नहीं है। तीसरा, पंचम क्रियाकलापों के कर्मियों को प्रायः स्वर्ण कॉलर व्यवसायिक कर्मियों के रूप में जाना जाता है। तो तीसरा वाला आपका सही है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो तृतीय क्रियाकलापों टर्सरी एक्टिविटीज में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारस्परिक और वेतन के रूप में बांटा या मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। इसलिए तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती हैं। वहीं द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों के मध्य मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और कारखाने की प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर
करती हैं। चतुर्थ क्रियाकलापों में निम्न में कुछ चीजें सम्मिलित हैं, जैसे कि सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं और विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबद्ध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। पंचम क्रियाकलाप की बात करें तो वे सेवाएं हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने या नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों का निष्पादन करते हैं। प्राय स्वर्ण कॉलर, गोल्ड कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उपविभाग है, जो वरिष्ठ व्यवसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो दूसरे में दिया गया है, ये भी आपका पंचम क्रियाकलापों के तहत आएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कर्नाटक है। ठीक है। भारत विश्व के शीर्ष 10 कॉफी उत्पादक देशों में 8वें स्थान पर है और कॉफी की जो 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका, भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है। और वहीं भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में होता है। कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और देश के समस्त कॉफी उत्पादन का 70% से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य से आता है। आगे चलते हैं। हाल ही में A76 हिमखंड अंटार्कटिका के रोने आइस शेल्फ से टूटकर सबसे बड़ा तैरता हुआ हिमखंड बन गया। यह हिमखंड वर्तमान में निम्नलिखित में से किस समुद्र में तैर रहा है? तो बेडल सागर में यह तैर रहा है। भारत में निम्नलिखित में से किन स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें आपका एलिफेंटा की गुफाएं और भारत की पर्वतीय रेल शामिल हैं। तो पहला और तीसरा अर्थात सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। देखिए इसकी चर्चा क्यों हो रही है? तो देखिए हाल ही में भारत के 6 स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी या संभावित सूची में जोड़ा गया है। इसमें आपके वाराणसी में गंगा घाट, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा बाघ रिजर्व सहित 6 स्थानों को शामिल किया गया है। ये अभी अस्थायी और संभावित सूची में जोड़े गए हैं। ठीक है, अभी इन्हें घोषित नहीं किया गया है, जबकि वर्तमान में भारत के 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें आपका एलिफेंटा की गुफाएं हैं, भारत के पर्वतीय रेल हैं इत्यादि हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 100% अर्थात 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से किसान खाते में 2 समान किस्तों में धन अंतरित किया जाता है। नहीं, 3 समान किस्तों में, 3 समान, क्योंकि 6,000 रुपया दिया जाता है इसमें, तो एक किस्त में 2,000, तो इस प्रकार से 4-4 माह पे 3 किस्तों में इसको दिया जाता है। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, योजना के अंतर्गत संस्थागत भूमि धारक आय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं है। तो तीसरा वाला कथन आपका सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यह जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, यह 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुआ था। और यहां पर ध्यान रखिएगा, इसके तहत किसको शामिल नहीं किया गया है? उसमें संस्थागत भूमिधारक, संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय शामिल हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वच्छंद उद्योगों या जिसे इंग्लिश में फूटलूज इंडस्ट्री कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्वच्छंद उद्योग स्थान के चयन में अपेक्षाकृत मुक्त विकल्प का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। ये उद्योग समानता प्रदूषण करने वाले उद्योग हैं। ये कथन गलत है, तो केवल यहाँ पे पहला सही है, ए ऑप्शन। स्वच्छंद उद्योग फूटलूज इंडस्ट्री उस उद्योग के लिए एक सामान्य शब्द है जिसे संसाधनों या परिवहन जैसे कारकों के प्रभाव के बिना किसी भी स्थान पर स्थापित किया जाता है, किया और लगाया जा सकता है। इसलिए इन उद्योगों में स्थान के चयन का अपेक्षाकृत मुक्त विकल्प रहता है, जैसे कि हीरा और कंप्यूटर चिप्स उद्योग स्वच्छंद उद्योगों के कुछ उदाहरण हैं। और यहां ध्यान रखिएगा कि इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। भारत की जनगणना के अनुसार भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों से अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों में अधिक है। यह कथन गलत है। नहीं,
पुरुषों की संख्या सही अधिक है ना, तो ये कथन आपका सही है। जो प्राथमिक क्षेत्र है यहाँ पे स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है परंतु पुरुषों से कम ही है। वहीं दूसरा, आर्थिक विकास के उच्चतम स्तर के क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर हमेशा अधिक रहती है, तो ये यहां पर नहीं रहती है, ये आपकी यहां पर नहीं होती है। ये विकास के निम्न स्तरों में, आर्थिक विकास के उच्च स्तर में नहीं बल्कि आर्थिक विकास के निम्न स्तर के क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर हमेशा अधिक होती है। तो पहला वाला कथन आपका सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, इसलिए आपका विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 85 नंबर क्वेश्चन। एक सेकंड। नेल्लोर, मैसूर, कोयम्बटूर, एलेप्पी और भिलवाड़ा भारत में प्रमुख स्थल हैं जो संबद्ध है किससे? ये अभ्रक उत्पादन से संबंधित हैं। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार का अभ्रक का उत्पादन होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सेल गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पारंपरिक हाइड्रोकार्बन के विपरीत सेल गैस पारगम्य चट्टानों के नीचे पाई जाती है। यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि देखिए पारगम्य चट्टानों से सुगमता से निष्कर्षित किए जा सकने वाले पारंपरिक हाइड्रोकार्बन के विपरीत सेल गैस निम्न पारगम्य, ठीक है, पारगम्य नहीं, निम्न पारगम्य चट्टानों के नीचे फंसी हुई होती हैं। निम्न पारगम्य चट्टानों को तोड़ने तथा सेल गैस के भंडारों तक पहुंचने के लिए इसे दाबानुकूलित जल, रसायन और बालू के मिश्रण की आवश्यकता होती है। तो यहां पे जो दूसरा कथन है, सेल गैस के निष्कर्षण के लिए बेहद मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, ये सही हो गया। पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा सेल गैस भंडार होने का अनुमान है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं बल्कि चाइना के पास है, चाइना के पास है, तो ये गलत हो गया। यहां पे केवल दूसरा वाला कथन सही है, बी ऑप्शन आपका। चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा सेल गैस भंडार होने का अनुमान है। इसके पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का स्थान आता है। यहां ध्यान रखिएगा कि सेल गैस एक प्राकृतिक गैस है जो सेल एक प्रकार की अवसादी चट्टान से उत्पादित होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या के धार्मिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में बौद्धों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 1% से भी कम है। बिल्कुल सही बात है। कितनी है? 0.7% है। लक्षद्वीप में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। ईसाई जो है अल्पसंख्यकों में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या समूह है। बिल्कुल सही है। सबसे अधिक हिंदू हैं 79.8%, मुस्लिम है 14.2%, इसके बाद ईसाई हैं 2.3%। तो दूसरा सबसे बड़ा समूह है अल्पसंख्यकों का। तो यहां पर आपका देखेंगे तो तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता के कारण जनसंख्या का विस्तार होता है। तो ये वाला कथन आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता के साथ ही उच्च मृत्यु भी होती है, मृत्यु दर भी अधिक होती है, क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। तो जन्म दर भी ज्यादा होती है, मृत्यु दर भी अधिक होती है। इससे जनसंख्या वृद्धि धीमी रहती है और अधिकांश लोग कृषि में संलग्न होते हैं। इस प्रकार इस अवस्था में प्रजनन दर उच्च होने के साथ ही मृत्यु दर भी उच्च है, इसलिए जनसंख्या विस्तार की कोई गुंजाइश यहां पर नहीं होती है। दूसरा, अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता मतलब मृत्यु दर दोनों में काफी गिरावट आती है। ये वाला कथन आपका सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में तियानबेन 1 सुर्खियों में था। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंगल ग्रह पर भेजा गया चीन का मिशन है और पहला मिशन है चीन का जो यहां पर सफलतापूर्वक पहुंचा है। तो पहला कथन सही है। दूसरा, इस मिशन में एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। रोवर जिसका नाम क्या है? जुरोंग है। क्या है? जुरोंग है। तो यहां पर दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तियानबेन 1 ने फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया तथा 14 मई 2021 को जुरोंग जो कि रोवर है मंगल के धरातल पर उतरा था। और ध्यान रखिएगा चीन का प्रथम मंगल मिशन है ये, जिसमें एक आर्बिटर और एक जुरोंग नामक रोवर शामिल है। जुरोंग का नाम अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कोयला खदान और राज्य कौन सा यहां पर सुमिलित है? देखिए तालचेर कोयला खदानें आपके कहां पे हैं? उड़ीसा में है। सही है। रामपुर भी उड़ीसा में ही है। कोरबा जो है
कोरबा की बात करें तो ये आपका झारखंड में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। ये आपका कोरबा छत्तीसगढ़ में है। नेवेली तमिलनाडु में, सही है, नेवेली तमिलनाडु में है। इसके अतिरिक्त नामफुक जो है ये आपका असम में नहीं बल्कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसलिए पहला और तीसरा सही है और दूसरा और चौथा गलत है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 91 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोयला भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में कोयले का वितरण मुख्य रूप से वर्तमान नदी घाटियों के साथ साथ पाया जाता है। यह कथन पूरी तरीके से आपका सही है। देखिए 97% से अधिक कोयला भंडार दामोदर, सोन, महानदी एवं गोदावरी नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं, इसलिए पहला कथन सही हो गया। दूसरा, भारत के कुल भंडार का अधिकांश भाग गोंडवाना संरचनाओं में पाया जाता है, यह भी सही बात है। गोंडवाना संरचनाओं में भारत के कुल भंडार का 98% भाग पाया जाता है, तो यह सही हो गया आपका। तीसरा, रानीगंज देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र नहीं, रानीगंज नहीं है, रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा, झरिया, जो कि झारखंड में है। दूसरे नंबर पर आपका रानीगंज आता है, तो तीसरा वाला कथन आपका गलत है। तो पहला और दूसरा आपका सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानांतरित कृषि के नाम और क्षेत्र कौन सा सही सुमेलित है। देखिए लदांग जो है ये आपका मध्य अमेरिका में नहीं बल्कि मलेशिया से संबंधित है, तो ये सुमेलित नहीं है। मिल्पा जो है ये आपका मलेशिया से नहीं है। कौन सा सुमेलित हमें बताना ना। तो देखिए मिल्पा जो है आपका मलेशिया से संबंधित नहीं है बल्कि ये अफ्रीका, मध्य अमेरिका और मैक्सिको से संबंधित है। वहीं झूम जो है ये पूर्वोत्तर भारत में है। तो इस प्रकार से केवल तीसरा वाला ही आपका सही है यहां पर, तो डी ऑप्शन। इसके अतिरिक्त तुंगिया वर्मा में, तमराई थाईलैंड में, केंगिन फिलीपींस में, हुमा जावा में, चिन्ना श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि के नाम है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो देखिए गैर परंपरागत, प्राकृतिक गैस जो है ये परंपरागत है, अवशिष्ट एवं कचरा और ज्वार एवं तरंगे ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो दूसरा और तीसरा अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते कौन से हैं, ये स्थायी ऊर्जा स्रोत हैं जिनकी प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निरंतर पूर्ति की जाती रहती है। ये सरलता से समाप्त नहीं हो सकते हैं और इन्हें निरंतर उत्पन्न किया जा सकता ताकि बार बार उपयोग किया जा सके। और ये ऊर्जा स्रोत समान रूप से वितरित होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर 94 नंबर। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क से लोहे का निष्कर्षण, खाद्य प्रसंस्करण, कपास का तंतु या सूत में परिवर्तन, लौह अयस्क का खनन। उपर्युक्त गतिविधियों में से कौन सी द्वितीयक गतिविधियां मानी जाती हैं। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा ये आपकी द्वितीयक गतिविधियां हैं, ठीक है। जबकि लौह अयस्क का खनन जो है ये आपका प्राथमिक गतिविधियां हैं, तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर BIPER मिशन सुर्खियों में रहा। BIPR मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक चंद्र मिशन है जो चंद्रमा के अंधेरे या छाया क्षेत्र वाले हिस्से पर उतरेगा। यह राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रसाधन तथा नासा द्वारा आरंभ किया गया एक मिशन है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नासा का लक्ष्य चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से के लिए एक नया मिशन आरंभ करना है। यह मिशन वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर चंद्रमा पर एक महत्वपूर्ण जल अणुओं और अन्य स्थायी खनिजों के अन्वेषण हेतु प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। यह मोबाइल रोबोट आर्टेमिस कार्यक्रम का पूरक होगा और यह मिशन जो है 2023 के लिए योजनाबद्ध की गई है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित लौह अयस्क खानों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर, तो देखिए इसमें आपका जो रत्नगिरी है, रत्नगिरी कहां पे, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र सबसे पश्चिम में आ जाएगा। फिर इसके बाद दुर्ग आता है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, तो इसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा। फिर आपका गुआ आएगा, गुआ झारखंड में है। फिर आपका मयूरभंज उड़ीसा, तो सबसे लास्ट में मयूरभंज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 1, 3, 2, 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। निम्नलिखित में से कौन से भारत में गुच्छित बस्तियों के विकास के कारण है। सुरक्षा कारण, जल का अभाव, उपजाऊ जलोढ़ मैदान। तीसरा वाला नहीं है, तो 1, 2, 4 अर्थात ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। गुंचित ग्रामीण बस्ती ये घरों का एक संहत या संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र है। इस प्रकार के गांव में सामान्य रहन सहन का क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेत, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है।
ऐसी बस्तियां सामान्य तौर पर उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्व राज्यों में पाई जाती हैं। और ये जो असमतल भूभाग है, ये गुच्छित ग्रामीण बस्तियों की विशेषता नहीं है, बल्कि ये आपके जो परिचित बस्तियां हैं, डिप्रेस्ड सेटलमेंट्स हैं, उनकी विशेषता है कह सकते हैं, या उनके विकास के कारण है। आगे चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। यह पट्टी लौह धातुओं के बॉक्साइट से लौह धातुओं और बॉक्साइट में समृद्ध है। इसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क, मैग्नीज और चूना पत्थर भी पाया जाता है। नेवली लिग्नाइट को छोड़कर इस पट्टी में कोयला निक्षेपों का अभाव है। देश में यहाँ मोनोजाइट और थोरियम के पर्याप्त निक्षेप हैं। उपयुक्त परिक्षेत्र में निम्नलिखित खनिज पट्टियों में से किसका वर्णन किया जा रहा है? तो यहाँ पे देखिए नवेली की बात की गई है ना, नवेली आपका तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार से यह दक्षिण पश्चिम पट्टी की बात यहाँ पर की गई है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित भाषा परिवारों को उन्हें भारत में बोलने वाले लोगों की संख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? भारतीय यूरोपीय, फिर उसके बाद द्रविड़ है, फिर ऑस्ट्रिक है, और सबसे लास्ट में चीनी तिब्बती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 3214 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना नवीनतम है? तो देखिए, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी होती है मई 1960 में। कोंकण रेलवे का निर्माण कब होता है? 1998 में होता है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब होती है? 27 अक्टूबर 1986 को। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब होती है? 1959 में। तो देखिए, सबसे नवीनतम घटना कौन सी? कोंकण रेलवे का निर्माण, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस प्रकार से यहां पर हमने 2 वीडियो के तहत 100 प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।